Hello everyone and welcome to EduTap. In this video we will learn about contract costing, which is a costing method used by those industries which execute contracts. ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मेथड है, दिस इज वेरी सिमिलर टू द जॉब कॉस्टिंग मेथड. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है जहां पर हमने जॉब कॉस्टिंग की बात की थी, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो बिजनेसेस, वो इंडस्ट्रीज जिनको यूनिक ऑर्डर्स मिलते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और जनरेट अ सर्विस अकॉर्डिंग टू द कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर. सो दोज इंडस्ट्रीज बेसिकली यूज जॉब कॉस्टिंग. उन्हीं इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज जिनको मेजर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं एक्सिक्यूट करने के लिए ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, दे यूज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड. So same kind of companies like engineering companies, construction companies, infrastructure companies, shipbuilding companies, furniture companies, ये जो companies हैं जो अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से हर प्रोडक्ट अलग तरीके से बनाते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज होती है. So this is a form of job costing which is applied to relatively larger jobs which take a considerable time to complete, which is normally more than 1 year. तो एक साल से ज्यादा टाइम तक जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डन थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड. ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है, हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खोलते हैं. यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आई एम रनिंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मेरे पास अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट आते हैं टू मैन्युफैक्चर सम रोड्स और टू कंस्ट्रक्ट सम ब्रिजेस और कंस्ट्रक्ट सम बिल्डिंग्स और टनल्स एटसेट्रा. सो फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट दैट आई गेट आई विल ओपन अ सेपरेट कॉस्ट अकाउंट. और हर कॉन्ट्रैक्ट में जितना कॉस्ट मेरा लगता है, चाहे वो वर्कर्स के डायरेक्ट कॉस्ट हो, लेबर का जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, मटेरियल का डायरेक्ट कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग के ओवरहेड जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ऑल दोज आर डायरेक्टली एलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट्स दे आर रिलेटेड टू द व्हिच आर रिलेटेड डायरेक्टली टू द एक्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर एलोकेटेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर मैं ब्रिज बनाता हूं तो उसमें जो भी रॉ मटेरियल लगते हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, एलॉयज, मेटल, एवरीथिंग, that all costs will be included into that particular contract account. Similarly, all the workers who are working to construct that bridge, all the salaries paid to those workers for that particular contract, they can be directly allocated to that particular contract account. इसका ये मतलब है कि जब भी मैं कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्टली कितनी कितनी कॉस्ट मेरी एलोकेट होने जा रही है, वो सारी कॉस्ट मैं डायरेक्टली उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर देता हूं. ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, ये हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द जॉब कॉस्टिंग? ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग का ही एक सब टाइप है, लेकिन डिफरेंसेस क्या होते हैं इनमें? तो सबसे पहले तो जॉब कॉस्टिंग इज यूजुअली कैरिड आउट एट द कस्टमर्स वर्क प्लेस, व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में द वर्क और द मैन्युफैक्चरिंग इज यूजुअली डन एट अ प्लेस व्हिच इज डिफरेंट. राइट, तो यूजुअली आपके जो कॉन्ट्रैक्टर की वर्क प्लेस है, वहां पर जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जॉब कॉस्टिंग होता है. यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आपको जो मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, वो कहीं आउट जाकर किसी आउटसाइड साइड पर करना पड़ता है. तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आपको अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं करनी, आपको किसी रियल लाइफ लोकेशन पे जाकर के यू हैव टू स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. सिमिलरली जॉब कॉस्टिंग में यूजुअली जो हमारे जॉब्स होते हैं वो स्मॉलर इन स्केल होता है, कम टाइम में वो जॉब्स कंप्लीट हो जाते हैं. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यूजुअली 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों में इनकर्ड होते हैं. जॉब कॉस्टिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इनकर होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ऑलमोस्ट जो सारे कॉस्ट होते हैं वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट भी अगर कोई है तो वो भी एलोकेट कर दिया जाता है. बट मोस्ट ऑफ द कॉस्ट दे आर ऑफ डायरेक्ट नेचर. There can be more than one cost unit in job costing, while in contract costing the entire contract is treated as one cost unit. तो अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट आता है कि दिल्ली मुंबई के बीच में एक हाईवे बनाना है, तो दिल्ली मुंबई हाईवे के नाम से मैं कॉन्ट्रैक्ट ओपन करूंगा और सारी की सारी कॉस्ट उसी कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट करूंगा. ठीक है, इसके अलावा देयर आर सर्टेन एडिशनल थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर और लर्न अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. जैसे एक तो उसमें प्रोग्रेस बिलिंग्स का क्लॉज होता है. प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रन फॉर मोर देन 1 ईयर. सो मेनी सच प्रोजेक्ट्स दे रन फॉर 5 years, 6 years और इवन मोर देन दैट. तो ऐसे केस में जैसे जैसे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सिक्यूट होता रहता है, जितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूट हो जाता है उतने हिसाब से आपको जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पैसा भी मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया विच इज गोइंग टू रन फॉर 5 years, सो कस्टमर ने मुझे 5 years के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. एज अ कॉन्ट्रैक्टर आई एम executing that particular project for the next 5 years. I will keep incurring cost. मेरा जो भी खर्चा आता रहेगा कंस्ट्रक्शन करने में, सैलरीज देने में, बिल्स देने में, वो सारे खर्चे मेरे 5 साल तक जुड़ते जाएंगे. तो क्या मुझे कोई पेमेंट 5 साल से पहले मिलेगी या नहीं मिलेगी? और विल आई गेट द कंप्लीट पेमेंट आफ्टर द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर आफ्टर 5 years? तो ऐसे नहीं होता है. आपको अगर 5 साल तक जो पेमेंट है उसका वेट करना पड़ा, तो कॉन्ट्रैक्टर पूरा खर्चा 5 साल तक कैसे उठाएगा? ठीक है, इस वजह से प्रोग्रेस पेमेंट होती है. आपको हर साल में देख लेते हैं कि हाउ मच पार्ट और हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एक्सिक्यूटेड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, और उतनी परसेंटेज के हिसाब से आपको टोटल अमाउंट का परसेंटेज भी आपको दे देते हैं. ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोग्रेस बिलिंग.
और ये प्रोग्रेस बिलिंग कैसे डिसाइड होती है? आप एक एक्सपर्ट बुलाते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को एनालाइज करता है और वो देखता है कि कितना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मेरा कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो आफ्टर 1 ईयर द एन इंजीनियर, एक्सपर्ट इंजीनियर विल कम फ्रॉम द कस्टमर साइड हु विल एलोकेट कि इतना परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 10%, 20% हाईवे बन चुका है, और जितना बन चुका है उसके हिसाब से जितना मेरा टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट था उतना कॉस्ट आप मुझे पेमेंट के तौर पे दे दीजिए, राइट? सो throughout the period of the contract, the contractor keeps on getting continuous payments along with the progress of the contract. इसी के साथ ये जो प्रोग्रेस पेमेंट करी जा रही है, जितना जितना प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट कस्टमर अपने पास रखता है, वो कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं करता है. दिस इज नोन एज रिटेंशन मनी. So the customer retains a part of the progressive payment along with himself as a security deposit. ये security deposit ये इंश्योर करने के लिए है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 50% कंप्लीट हो गया और मुझे 50% एज अ कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट मिल गई, कस्टमर ने मुझे 50% पेमेंट कर दी. इसका ये मतलब है कि अगर एज अ कॉन्ट्रैक्टर आई बिकम लैक्स दैट ऑलरेडी आई हैव गॉटन 50% पेमेंट एंड द रिमेनिंग 50% जो प्रोजेक्ट बचा हुआ है, आई कीप कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट. मैं धीरे धीरे करके उस प्रोजेक्ट को जो आधा बचा हुआ है उसे जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूं, जल्दी खत्म करना चाहता हूं, या क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं तो मुझे लग रहा है कि नहीं अब इस आधा तो बन ही चुका है, आधा और बना देंगे, इसमें लोअर क्वालिटी मटेरियल यूज कर दो. तो ऐसे केसेस में so that the contractor does not compromise on the quality of the contract or quality of the project, some amount of money is kept with the customer which is known as retention money. और ये रिटेंशन मनी कब रिलीज की जाती है? जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, then the customer will come and inspect the entire project and if he is satisfied with the quality of work done on the project, he will give me the entire retention money which he has kept with himself as a security deposit. ठीक है, तो ये कितना रिटेंशन मनी होगा, अगर होगा तो कितनी प्रोग्रेस पेमेंट्स करी जाएंगी, कैसे करी जाएंगी, ऑल दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इटसेल्फ. Then there are escalation clauses available. जैसे कि आपका contract is going to run for many years, so meanwhile the economic conditions might change. If the project is going on for 5 years or 6 years or 7 years, in these years ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आ जाएं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो आपके जो कॉस्ट्स इनकर होते हैं, जो आपने 5 साल पहले एस्टिमेट किए थे, वो कॉस्ट अगर बढ़ जाते हैं तो ये एस्केलेशन क्लॉज डाला जाता है कि फिर जो कस्टमर है उसको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी अगर कॉस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ते हैं. सो इन केस द प्राइसेस ऑफ मटेरियल, द सैलरी गिवन टू द लेबर एटसेट्रा, दे चेंज बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड लिमिट ओवर द प्राइसेस प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट. जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ प्राइसेस कुछ और थे, लेकिन अब वो कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो एस्केलेशन क्लॉज विल कम इनटू प्ले एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी कॉम्पनसेटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द कस्टमर. इसी तरीके से इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो प्रॉफिट कैसे रिकॉग्नाइज होता है, ये भी आपको बहुत इजीली समझ ले. मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 50% कंप्लीट हो गया है, तो आपको 50% के हिसाब से प्रोग्रेस पेमेंट मिल गई. इस प्रोग्रेस पेमेंट में जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो एक तो जितनी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में लगती है, जितना खर्चा मुझे ब्रिज बनाने में लगेगा, वो खर्चा भी मैं कस्टमर से लूंगा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई विल ऑल्सो डिमांड सम प्रॉफिट फ्रॉम द कस्टमर, राइट? तो मान लीजिए बिल बनाने, एक ब्रिज बनाने में मुझे 500 करोड़ का खर्चा आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखा होगा कि यस, जो बिल बनाने में खर्चा है, जो ब्रिज बनाने में जो खर्चा आएगा, दैट एंटायर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज, दैट 500 करोड़ विल बी पेड टू मी बाय द कस्टमर, बट बिकॉज आई एम अंडरटेकिंग दिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आई विल ऑल्सो डिमांड सम प्रॉफिट. तो मान लीजिए मैंने 500 करोड़ में 20% के हिसाब से प्रॉफिट में मैंने जो 100 करोड़ रुपीज है वो प्रॉफिट मांग लिया हुआ है, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई? 600 करोड़. तो इसका मतलब जैसे जैसे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट हो गया, तो मुझे 500 करोड़ में से 250 करोड़ मिल जाएगा और मुझे 100 करोड़ का भी 50 करोड़ मिल जाएगा. तो बेसिकली मुझे 300 करोड़ आउट ऑफ 600 करोड़ मुझे मिल गया. तो प्रॉफिट भी जो मुझे लेना है वो भी सेम परसेंटेज में मैं कैलकुलेट करता हूं कि अगर मेरा 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो जितना प्रॉफिट मैंने इनिशियली डिमांड किया था उसका 50% मुझे मिलना चाहिए. सिमिलरली अगर मैंने 70% कंप्लीट कर दिया है, तो 70% ऑफ द प्रॉफिट आई शुड हैव रिसीव्ड बाय नाउ. सो दिस इज नोन एज profit on incomplete contract. So the proportion of the work completed, कितना वर्क कंप्लीट हो गया, टोटल कितना कॉस्ट था, उसका रेशियो निकाल लेते हैं और उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे प्रॉफिट से, और कितना प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए वो मुझे वहां पे मिलके पता चल जाता है. आई कैन कैलकुलेट इट, राइट? सो आपको यहां से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आने वाले हैं. यू विल बी आस्क्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड यू शुड बी फोकसिंग ऑन द बेसिक डिटेल्स जो आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं. सो दिस इज द एंटायर डिस्कशन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर मेथड. बट इफ यू वांट कि आप इसी तरीके से जितना भी एएफएम के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उनको रिवाइज करना चाहते हैं बिफोर योर एग्जामिनेशंस, देन वी हैव लॉन्च्ड दिस क्विक रिवीजन बैच फॉर ऑल these aspirants who are looking to quickly revise within a span of around 15 hours.
15 घंटे के अंदर अंदर अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, 15 आवर्स इन एएफएम, 15 आवर्स फॉर पीबी, 15 आवर्स फॉर आरबीडब्ल्यूएम, 15 आवर्स फॉर आईआईएफएस, देन दिस क्विक रिवीजन बैच इज फॉर यू। और इस क्विक रिवीजन बैच को अभी हम लोगों ने ओपन कर दिया है एंड वेरी लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। इफ यू वांट, please go ahead into the description box and check out the links given below, and if you want you can start joining the classes from the next day. So that is all that I had to share with you. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।